गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बिलियन लेक्चर चल रहा था, तो उसमें जो है आपको फिजिकल गुण जो है बिले और बिलाए दोनों का एक ही प्रकार का फिजिकल गुण बताए थे, जिसमें था द्रव अवस्था में। तो आज हम लोग वही वाष्पशील पदार्थों के लिए था। आज हम लोग जो है अवाष्पशील पदार्थों के लिए फिजिकल गुण हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केस 2 आज हम लोग चलेंगे, डिस्कस करेंगे केस 2। तो केस 2 में क्या चलेंगे देखिएगा ध्यान से। केस 2 में हम लोग जो है देखते हैं केस 2 के बारे में। तो केस सेकंड में हम लोग क्या चलेंगे आज, वो ध्यान रखें। डिस्कस कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर pressure of a solution, vapor pressure of a solution containing non-volatile solute, containing non-volatile according to Raoult's law. राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के नियमानुसार, राउल्ट्स के नियमानुसार विलयन अवाष्पशील विलयन, अवाष्पशील विलयन में वाष्प दाब, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं राउल्ट्स के नियमानुसार अवाष्पशील विलयन में वाष्प दाब क्या होता है। तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन मतलब विलयन, और विलयन में दो घटक होते हैं। विलयन में कितने घटक होते हैं बाबू? तो विलयन में दो घटक होते हैं। विलयन में दो घटक होते हैं। नंबर फर्स्ट अगर बात कर लिया जाए तो इसमें एक घटक लेंगे सॉल्वेंट या सॉल्यूट, और दूसरा लेंगे सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। और इसका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे, एक लेंगे जो आपका जो सॉल्यूट होगा ये आपका होगा मतलब विले, और ये होगा आपका विलायक। ये क्या होगा? विलायक। तो एक ये विले और दूसरा क्या, ये विलायक। तो विले यहाँ पर ठोस अवस्था में होगा। कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था में। और जो आपका विलायक होगा वो होगा द्रव अवस्था में। क्लियर बात समझ में आ गया? विले जो लिए हैं ठोस अवस्था में, और जो विलायक लेंगे द्रव अवस्था में। जरा इसका जो है भौतिक गुण की बात किया जाए, तो फिजिकल गुण की बात किया जाए, यहाँ पे फिजिकल गुण की बात किया जाए तो इस तरीके से क्या हम इसका देखेंगे फिजिकल गुण। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो विले और विलायक की बात अगर किया जाए तो विले और विलायक में विले यहाँ पर ठोस अवस्था में होगा, विलायक जो होगा द्रव अवस्था में होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका फिजिकल गुण देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होगा, इसका ध्यान में रखो। फिजिकल स्टेट क्या इसका लिखेंगे, फिजिकल स्टेट में अगर देखते हैं तो भौतिक अवस्था अगर देखा जाए तो भौतिक अवस्था अगर बात कर ले,
भौतिक अवस्था में कि सबसे पहले ये ठोस होगा, ठीक है, ये जो विलेय होगा वो ठोस अवस्था में होगा, और जो विलायक होगा वो द्रव अवस्था में होगा। ठीक है जी। अगर बात किया जाए नेचर का मतलब होता है प्रकृति। अगर इसका प्रकृति की अगर बात किया जाए तो प्रकृति अगर बात कर ले तो ये यहां पर आवासशील होगा। क्या होगा? आवासशील होगा, जिसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ये होगा वाष्पशील होगा। ठीक है जी। अब रही बात कि आवासशील यहाँ पर क्यों हुआ, ये वाष्पशील हो गया, तो याद रखना ये ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था वाष्पन की क्रिया नहीं करता है, बल्कि कौन करेगा? तो द्रव अवस्था करेगा। तो ये वाष्प के रूप में बदल जाएगा, ये वाष्प के रूप में नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आवासशील होगा। अब इसका होगा वाष्प दाब क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर की अगर बात किया जाए, वाष्प दाब की बात किया जाए, तो वाष्प दाब अगर बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर शून्य होगा इसका, क्योंकि ये वाष्पन की क्रिया ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाष्पन की क्रिया होगा, वोलेटाइल होगा। जैसे वोलेटाइल हो गया तो इसका जो वाष्पशील होगा विलायक का, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सूचित करेंगे P0A से। तो इसका 0 हो गया, इसको जो सूचित करेंगे P0A से। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं किसका, तो मोल का। अगर मोल की बात किया जाए, मोल का, तो यहां पर मोल की अगर बात कर ले, मोल में, तो यहां पर NB इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो NB इक्वल टू होगा WB और Y में MB। इस पीछे भी हम आपको बता चुके हैं ये वाला। तो NB इक्वल टू क्या होता है? WB और अपॉन MB। अगर हम Na की बात करें किसके लिए? विलायक के लिए। तो विलायक के लिए अगर बात किया जाए तो WA और Y में MA होगा। अगर हम बात कर ले मोल प्रभाज का, मोल फ्रैक्शन का अगर बात करें, मोल फ्रैक्शन का अगर बात करें, मोल प्रभाज का अगर बात किया जाए, तो अगर देखा जाए मोल प्रभाज को, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? तो यहाँ पर इसको मोल प्रभाज को XB कहेंगे, और XB बराबर होता है NB और Y में Na प्लस NB। ठीक है जी, क्योंकि 2 घटक था। अगर XA की अगर बात किया जाए तो XA बराबर होगा Na और Y में Na प्लस NB। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलिए, यहां तक बात सबको समझ में आ गया। तो हम जानते हैं कि वाष्पशील पदार्थों के लिए रॉड्स के नियम में क्या होता है, क्योंकि हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। चलिए तो देखें, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो, उतारने की कोशिश करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू? हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पीछे जो हम लेक्चर में कुछ पढ़ाए हैं PA, तो PA इक्वल टू क्या लिखे थे बाबू? तब PA इक्वल टू लिखे थे P0A इंटू XA। PA इक्वल टू P0A इंटू XA। इसको समीकरण में क्या कर लो? 1 कर लो। PA इक्वल टू P0A इंटू XA। अच्छा एक बात बताओ, यदि P0A और माइनस में PA अगर रह गया, देखिए ये शुद्ध विलायक का वाष्प है और ये विलायक का वाष्प है, इन दोनों में अंतर अगर आ गया, शुद्ध विलायक का वाष्प और विलायक के वाष्प के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प में अवनमन। क्या बोलते हैं? वाष्प में अवनमन। शुद्ध विलायक के वाष्प एवं विलायक के वाष्प में अंतर को
वाष्प में अवनमन कहते हैं, में अवनमन कहते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर शुद्ध विलायक वाष्प एवं विलायक के वाष्प में अंतर को ही अवनमन कहा जाता है, तो अवनमन कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये भी जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है होगा 1 होता है। जरा XA और XB की बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पर विलेय तो 0 माने हैं, क्योंकि आवास से ले तो विलायक लिया गया है, तो विलायक यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से XA निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस XB होगा। XA बराबर क्या होगा 1 माइनस XB होगा। अब सबसे पहला बात है कि XA का मान इस समीकरण 1 में रख दो आप, तो क्या रखेंगे XA का मान समीकरण 1 में रखने पर, XA का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से PA इक्वल टू P नॉट A, ठीक है जी, और XA के जगह पर रखेंगे 1 माइनस XB, ठीक है, XA के स्थान पर रखेंगे 1 माइनस XB। जरा बात कर लो, बात करें, इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट इंटू XB, ठीक है जी। अब जरा बात करते हैं हम इधर, अगर हम बात करें यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा PA को जो है इस साइड ले आओ, इसको इस साइड और उसको उधर लेके चले जाओ, तो क्या होगा P नॉट, अच्छा यहाँ A छूट गया ना, P नॉट A और XB इक्वल टू, अब इसको इधर लेके आ जाओ, तब P नॉट A और माइनस में PA, ठीक है जी। अब यहां पर बताओ इसको क्या पढ़ते, अभी जस्ट लिखे हैं, शुद्ध विलायक के वाष्प एवं विलायक के वाष्प में अंतर को वाष्प में अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है अंतर होना, ठीक है, अवनमन का मतलब क्या होता है अंतर आ जाना दोनों के वाष्प में। अब यहां से XB निकालना चाहेंगे, तो XB बराबर क्या होगा P नॉट A माइनस में PA और Y में P नॉट A, तो XB का मान ये यहां से निकल के आ गया। क्लियर बात, आपको समझ में आ रहा कि XB बराबर क्या हो गया आपका जो है X P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A, इतना को हम लोग बोलते हैं रिलेटिंग लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको पूरी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिंग लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिंग लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प में वाष्प के संबंध में अवनमन, वाष्प के सापेक्ष अवनमन, जिसको RLVP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, RLVP, रिलेटिंग लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं VP। इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे VP, इतना को हम लोग बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ VP, ठीक है, वेपर प्रेशर में डिफरेंस, ठीक है जी। तो LVP लोबरिंग वेपर प्रेशर, सॉरी LVP, LV और P, इतना को हम लोग LVP कहते हैं, लोबरिंग वेपर प्रेशर वाष्प में अवनमन बोला जाता है, और इतना को हम लोग बोलते हैं RLVP, जो आपको आगे पढ़ना है जो है अनुसंख्यक गुणधर्म में RLVP।
तो इस तरीके से हम इसका देखते हैं। अब इसका जरा ग्राफ के ऊपर आज चर्चा कर लेते हैं, ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ भी इसी टाइप में होगा। ग्राफ आपका ग्राफ भी अगर देखा जाए तो इस टाइप में इसका ग्राफ होगा। यहां पर होगा, यहां पर ध्यान देना है, यहां पर होगा 0 और यहां पर होगा 1। ठीक है जी, यहां पर क्या होगा 0 और यहां पर होगा जो है 1। अब 0 से 1 की ओर बढ़ेगा, 0 से 1 की ओर बढ़ेगा। ठीक है जी, तो यहां पर x एक बढ़ते चला जाएगा, मान लो इतना आ गया x, तो यहां पर इस कंडीशन में होगा P0 a। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा इस तरीके से जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है जी, इसका जो ग्राफ जाएगा इस तरीके से जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा और इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ जो है चला जाएगा P0 a। अब यहां पर हम लिखते हैं क्या, यहां पर लिखेंगे PA इक्वल टू P0 a इंटू एक्स ए। ठीक है जी, P0 a इंटू एक्स ए, PA इक्वल टू P0 a इंटू एक्स ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाता है। यहाँ पर जो है वास्तव होता है, यहाँ पर मोल प्रभाज होता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल प्रभाज होता है। तो इस तरीके से इसका हम ग्राफ दे देते हैं। जब अलग अलग वाष्प अलग अलग जो है विलायक लेता, क्योंकि एक विलायक जो है ठोस अवस्था में था, एक द्रव अवस्था में था, तो ठोस और द्रव दोनों अलग अलग है, तो उसका वास्तव क्या होगा, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ से एक इक्वेशन, एक जो है फार्मूला निकल के आया RLVP। तो RLVP किसका पार्ट होता है, तो एक अनुसंख्यक गुणधर्म का पार्ट होता है, जो आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ में आ गया बाबू? तो चलिए जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया बच्चे, तो चलिए एक न्यूमेरिकल लिखिएगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं इस पर, और न्यूमेरिकल बनाएंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहला बात है 45 ग्राम पानी में, ठीक है, 45 ग्राम पानी में 30 ग्राम यूरिया घोला गया है, तब T तापमान पर उस पानी का वास्ता जो है 300 mm ऑफ Hg है। पहले आप लिखिए 45 ग्राम पानी में, क्वेश्चन एक लिखिएगा 45 ग्राम पानी में 30 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 घोला गया है, घोला गया है। 45 ग्राम पानी में 30 ग्राम यूरिया घोला गया है, ठीक है। तब कुछ तापमान, तब T तापमान पर उस
तब T तापमान पर शुद्ध पानी का वाष्पदाब 300 मिलीमीटर ग्राम मरकरी का डाला गया है, तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? पहला नंबर, पहला में ज्ञात करना है विलयन का वाष्पदाब। विलयन का वाष्पदाब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करना है। सेकेंड में क्या ज्ञात करना है आपको? एलवीपी, ठीक है। वाष्पदाब में अवनमन ज्ञात करना है। वाष्पदाब में अवनमन ज्ञात करना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या ज्ञात करना है? आरएलवीपी। वाष्पदाब के सापेक्ष अवनमन ज्ञात करना है। वाष्पदाब के सापेक्ष अवनमन ज्ञात करना है। वाष्पदाब के सापेक्ष अवनमन ज्ञात करना है। चौथा में क्या ज्ञात करना है? XA और XB ज्ञात करना है। और पांचवा में है मोललता ज्ञात करना है। मोलालिटी ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इतना टाइप से निकालना है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है ये तो जान ले इस क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, अब क्या नहीं दिया हुआ है वो ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है 45 ग्राम पानी में। तो यहां पर 45 ग्राम मतलब WA दिया हुआ है, क्योंकि विलायक है तो WA 45 ग्राम, तो 45 ग्राम WA दिया हुआ है। 30 ग्राम यूरिया है तो WB भी दिया हुआ है 30 ग्राम, ठीक है जी। क्या दिया हुआ है? यूरिया है, तो यूरिया का होता है NH2CO और NH2 यहां से निकल जाएगा MB। यूरिया का होता है 60 ग्राम। कितना ग्राम? 60। आपको पता होना चाहिए 60 ग्राम होता है यूरिया के, ठीक है। और ये पानी है H2O है, तो पानी जो होता है वाटर, H2O जो होता है विलायक है, तो विलायक से MA निकलेगा। MA का होता है 18। कितना होता है? 18। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है 16 होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो 16 2 18 हो गया। चलिए बात समझ में आ गया। 16 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो आपको सबसे पहला यहाँ पर, अच्छा और क्या दिया हुआ है? देखो शुद्ध पानी का वाष्पदाब दिया हुआ है। शुद्ध पानी का वाष्पदाब मतलब P0A, क्योंकि पानी जो है विलायक है, इसलिए P0A का मान दिया हुआ है 300। कितना दिया हुआ है? 300। इतना बात आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग बारी बारी से विलयन का वाष्पदाब निकालेंगे और सारा चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। तो पहला नंबर है विलयन का अगर वाष्पदाब निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। विलयन का वाष्पदाब निकालना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग समझने की कोशिश करो। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं,
पहले नंबर हम 4 वाला को निकाल लेते हैं, एक्स ए और एक्स बी का मान निकालते ताकि हमें जो है मदद मिल सके। एक्स ए और एक्स बी का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक्स ए और एक्स बी का मान निकाल लेते हैं। एक्स ए और एक्स बी का मान कैसे निकलेगा वो ध्यान देना। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन पर चले। तो सॉल्यूशन पर हम लोग पहले कौन सा क्या नंबर, ये चौथा नंबर जो है सॉल्यूशन देखते हैं। चौथा नंबर में ये आपका एक्स ए है, तो एक्स ए कैसे निकलता है वो ध्यान देना। एक्स ए बराबर होता है एन ए और वाई में एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिएगा। एन ए का मान जो होता है यहां से निकलेगा, एन ए मतलब डब्ल्यू ए और वाई में डब्ल्यू बी और वाई में डब्ल्यू ए और वाई में डब्ल्यू बी। ठीक है, ये रॉन्ग है। डब्ल्यू ए और वाई में एम ए, ठीक है, और वाई में डब्ल्यू ए और वाई में एम ए और प्लस में डब्ल्यू बी और वाई में एम बी। इस तरीके से निकलता है। यहां से देख लेते हैं डब्ल्यू ए कितना है, 45 है। ठीक है जी, कितना है 45 है, तो 45 लिखेंगे। और एम ए डब्ल्यू ए का एम ए कितना है 18 है। ठीक है जी, और वाई में 45/18। ठीक है, और प्लस में डब्ल्यू बी कितना है तुम्हारा 30 है, तो 30 देंगे। और वाई में एम बी कितना है 60 है, तो 60 देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे निकाल सकते हैं वो देखना है। 9 5 45, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 5 45 और 9 दूनी 18। ठीक है, और 30 दूनी 60, 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से और इसको तोड़ेंगे तो 5/2 और वाई में 2/5 और प्लस में 1/2। अब एलसीएम ले लो यार। यहाँ से एलसीएम जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर 5/2 आएगा और 10 एलसीएम हो गया। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2 5 10, तो 5 का 5 हो गया। इसको काट दो, 2 5 10, अब 5 ऊपर गुना कर दो, 5 5 25 और वाई में 9, 5 5 25 और वाई में 9। ठीक है जी, तो 5 5 25 और वाई में 9 हो गया। तो इस तरीके से इसको हम ऐसा करके निकाल सकते हैं। नहीं तो 5 5 25 और वाई में 9। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी बनता है 25/9 आने का। तो यहाँ पर देख लिया जाए। 5 दूनी 10। ठीक है जी, 5 दूनी 10 एलसीएम लिए तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 के 5 4 9। अब 5 गुना 5, 5 5 25/9। एक्स ए का मान ऐसे कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। रुको 1 सेकेंड, इसको हटाओ। अगर आपको निकालना है एक्स ए और एक्स बी का मान, सबसे पहले ये समझो, तो हमको जानना पड़ेगा एन ए का मान। एन ए का मान कैसे निकलता है, तो यहाँ पर डब्ल्यू ए और वाई में एम ए, डब्ल्यू ए वाई में एम ए। डब्ल्यू ए कितना है तुम्हारा, डब्ल्यू ए 45 है और एम ए कितना है 18 है। 9 5 45, 9 दूनी 18, 5/2 आया किसका मान, एन ए का। एन ए का मान कितना आ गया 5/2। ठीक है जी,
एन ए का मान कितना आ गया 5/2। अब रह गई बात एन बी का मान कितना आया। एन बी का मान कितना आ गया तुम्हारा, एन बी का मान कितना आएगा वो ध्यान रखना है। एन बी का मान आएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है। अब यहां से डब्ल्यू बी बाई एम बी आ गया, तो यहां से अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू बी तुम्हारा कितना है 30 है और एम बी कितना है तुम्हारा 60 है, तो 30 दूनी 60, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब यहां से एक्स ए और एक्स बी का मान निकालना चाहेंगे, तो हम सबसे पहले किसका मान निकाल लेते हैं, एक्स बी का मान। तो एक्स बी का मान अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा बताओ जरा। एक्स बी इक्वल टू एन बी और बटा में एन ए प्लस एन बी, ठीक है जी। अब एक्स बी इक्वल टू अगर एन बी का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 दे दो, और एन ए का मान कितना है 5/2 है, 5/2 और प्लस 1/2। अब एक्स बी का मान अगर निकालना चाहेंगे 1/2 और बाई में 2 एलसीएम ले लो, ठीक है, 2 एलसीएम ले लो। 2 जैसी एलसीएम लेंगे तो ये 5 और प्लस 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/6। तो जरा जानते हैं ना एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, मोल प्रभाव में 1। तो जरा बात कर लो, एक्स बी का मान 1/6 लाए हैं, तो यहाँ से एक्स ए बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स बी होगा। अब एक्स ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस एक्स बी का मान 1/6 रख दो। अब यहाँ से एक्स ए का मान कितना होगा 6 और माइनस 1 और बटा 6, तो कितना होगा 6 में से 1 घटा दो, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 5/6 आ गया। तो 5/6 आया है आपका जो है एक्स ए का मान आया है। और यहां पर सॉरी ये क्या हो गया, एक्स बी का मान कितना लाए हैं 1/6। तो ये चौथा नंबर में एक्स ए और एक्स बी का मान हमने निकाल लिया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसका मान निकालते हैं तो वो देखते हैं। अब हम लोग मान निकाल लेंगे नंबर फर्स्ट वाला का। नंबर फर्स्ट वाले में क्या है बिलियन का वास्तव। तो चलिए जल्दी से इसको हम रफ करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है जी। इसको क्या कर दे हटा दें, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम रफ कर रहे हैं, यहां से इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है, इधर कोई जरूरत भी नहीं है। तो चलिए दूसरा नंबर हमारा क्या जाएगा, दूसरा नंबर में जाएगा बाबू, दूसरा नंबर में क्या जाएगा, सॉरी फर्स्ट नंबर में क्या जाएगा बिलियन का वास्तव। बिलियन का वास्तव कैसे निकलता है, तो बिलियन का वास्तव निकालने के लिए आपको पीए, तो पीए इक्वल टू होता है फार्मूला पी नॉट ए इंटू में एक्स ए, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पीए बराबर क्या है पी नॉट ए, पी नॉट ए का मान कितना है 300 है, तो 300 रखेंगे और गुना एक्स ए का मान कितना लाए हैं तो 5/6 लाए हैं, तो 5/6, 6 से काट दो 6 बचे 30, 50, 5 बचे 25, तो पी ए इक्वल टू कितना आया 250, कितना आ गया जी 250 आ गया। तो 250 एम ऑफ एच जी आ गया, जो 250 आया वो बिलियन का वास्तव हो गया, क्या हो गया बिलियन का वास्तव। और जो ये 300 था वो बिलियन का ही शुद्ध वास्तव था, ये केवल बिलियन का वास्तव, ये बिलियन का शुद्ध वास्तव। तो यहाँ फर्स्ट नंबर भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो आइए अब फर्स्ट नंबर हम लोग कर चुके हैं, कहाँ कहीं बैठा हुआ है मक्खी, चलो देख लेते हैं कहते हैं।
चलिए उड़ गया। चलिए हो गया ना, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया। अब हमको निकालना है एलवीपी। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। एलवीपी कैसे निकलेगा वो ध्यान देना है। अब एलवीपी का मतलब होता है, एलवीपी का मतलब सेकेंड वाला हम निकाल रहे हैं। सेकेंड वाला क्या है, एलवीपी। ठीक है जी। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन अगर निकालना हो तो वाष्प दाब में अवनमन कैसे निकलता है। सबसे पहला बात है अवनमन। अवनमन निकालने के लिए, एलवीपी निकालने के लिए एक फार्मूला लिखे थे, पी नॉट ए और माइनस में पी ए, यही लिखे थे एलवीपी। देख लो पीछे में थ्योरी में हम लिखा चुके हैं कि एलवीपी मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन अगर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है पी नॉट ए माइनस पी ए। अभी जस्ट हमने निकाला है पी नॉट ए 300 है दिया हुआ, अब माइनस पी ए अभी 250 लाए थे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा एलवीपी। कितना आ जाएगा, 50 एलवीपी आ जाएगा। फिर आंसर जो है 50 हो जाएगा, आंसर जो है 50 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया। तो ये 50 हो गया आंसर इसका, एलवीपी। चलिए अब हम लोग निकालते हैं आरएलवीपी। तो चलिए अब तीसरा नंबर में देखते हैं आरएलवीपी क्या होता है। तीसरा नंबर में अगर देखा जाए तो आरएलवीपी क्या होता है, तो तीसरा नंबर में आरएल और वीपी देखते हैं तो वो कैसे निकलेगा। आरएलवीपी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे पी नॉट ए माइनस में पी ए और वाई में पी नॉट ए, यही फॉर्मूला लिखे थे। अब बताइए इसका 300 है माइनस इसका कितना है 250 है और इसका कितना है फिर 300 है। तो अब ये 50 और वाई में 300, 5 6 30 आ गए, 1/6 आ गया। तो आरएलवीपी का जो आंसर आ गया 1/6 आ गया। कितना आ गया 1/6। अब लास्ट और लास्ट हम लोग को निकालना है मोललता। क्या निकालना है, मोललता। तो चलिए मोललता कैसे होता है उसके लिए फार्मूला लिखते हैं। मोललता का फार्मूला होता है, मोललता को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर फार्मूला होता है W गुना 1000 और बाई में एम ए और इंटू में जो है WA होता है इन ग्राम में होता है। ठीक है जी। अब WA कितना है तुम्हारा 45 है, तो 45 रखो और गुना में 1000 कर लो। और MA कितना है तुम्हारा, MA अभी लाए हैं 18 लाए हैं, 18 रखो। और WA फिर से कितना है MB W नहीं दिया फॉर्मूला MA इंटू MA होता है ना, MA होता है MA होता है ना। MA होता है इसमें, देखिए तो जरा इसका क्या फॉर्मूला होता है MA NB
चलिए बच्चे देखिएगा, ऊपर में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था। ऊपर में जो होता है WB और D2 में 1000 और Y में MA और N2 में WA होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन जो है ग्राम में होता है। WB कितना है 30 है और गुना में 1000 होगा और Y में MA कितना है तुम्हारा 18 है और गुना WA कितना है 45 है। अब इसको काटना है बाबू, कैसे काटेंगे? पन्नावा 45, अब पन्नावा 45 5 छक 30, 6 तिया 18, ठीक है जी, 6 तिया कितना हो गया 18। अब तो कटेगा नहीं तो 1000 और 22 में 9 तिया 27, ठीक है जी। 27 से इसको भाग दे दो, 27 से भाग दे दो 1000 में, तो 27 तिया 81 हो गया। बचा कितना यहाँ पे 10 में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा 9 और ये 19, 190 आ गया। अब 30 बचे 150, 3 6 7 21, 6 7 42 का 2, 6 दूनी 12 4 16, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18। चलो 7 बार में लगाओ, 7 7 49 का 9, 7 दूनी 14 4 18, ठीक है जी। 10 में से 9 घटा दो 1 और यहाँ पर ये कट गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट लगाओगे, 1 0 फिर 0 फिर 0 फिर कितना बार फिर, तो ये कितना आ गया 37.03 जो आएगा ये समथिंग आएगा ये मोललता के लिए। इतना जो आगे इसका ये मान आ गया। तो इस तरीके से आप मोललता भी निकाल लिए, इस तरीके से मोललता भी हो गया और ये भी हो गया और ये मतलब सारा का सारा वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। एक ही क्वेश्चन में सारा वैल्यू अवेलेबल है। तो चलिए बच्चे, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा और आप लोग जो है आज ये 12 वीडियो जो है लोडेड हो चुका है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर यहाँ 12 तक जो है अपने कॉपी में लिख के रखिएगा, ताकि आपका जो ऑफलाइन बैच होगा उसमें हम पढ़ाएंगे। तो अगला जो टॉपिक आने वाला है अनुसंख्या गुणधर्म, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का जो है बैच में फिर से ऑफलाइन इसको हम चालू कर देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में हमने 12 वीडियो लोड कर दिया है। तो अब देखिएगा, आप लोग ऑफलाइन में अनुसंख्या गुणधर्म से ही पढ़ना। जिसका नहीं भी लिखा हुआ है, अभी 2 दिन का समय है, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको आप जो है कवर कर लीजिए। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग अपने अपने क्लास में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे।